आज का हमारा टॉपिक है शब्द और हम आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बेहतर लगेगा, आपके आगामी कंपटीशन परीक्षाओं में ये आपका सहयोगी होगा। आइए पढ़ते हैं शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जब भी कंपटीशन की परीक्षाओं को देते होंगे या एकेडमिक परीक्षाओं को देते होंगे तो उसमें वर्णमाला पढ़ते होंगे और वर्णमाला में वर्णों के बाद जो दूसरा इकाई है वो शब्द कहा जाता है। अब इसमें हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई जो स्वतंत्र सार्थक इकाई है वही शब्द कहलाती है। जैसे ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं उसी तरह वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कारण कि जो भी ध्वनियां हैं वो जब मिलती हैं आपस में तो एक स्वतंत्र व्यंजन बनता है। जैसे क में अ का मेल होता है तो क वर्ण माना जाता है, क वर्ण की सार्थकता पूरी होती है। उसी तरह जब हम कई वर्णों को मिला के एक शब्द बनाते हैं और उसका एक निश्चित अर्थ सार्थक लिखा हुआ है ना, सार्थक इकाई मतलब कि शब्द किसे कहेंगे जो क्या हो, कोई अर्थ देता हो। वर्णों के मेल से का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कोई भी वर्ण मिला दिए और उससे शब्द बन गया, नहीं। हम जिन वर्णों को मेल करा रहे हैं उनके मेल के बाद जो शब्द बन रहा है उसका अर्थ होना चाहिए या उसका अर्थ होता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो उसके 5 आधार होते हैं। 5 आधारों के शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला आधार होता है उत्पत्ति के आधार पे शब्द का वर्गीकरण। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनावट के आधार पर। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें शब्दों को बनाने के तमाम विधियों को उस व्याकरण में बताया गया है। तो दूसरे ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी संरचना या बनावट के आधार पे अलग अलग होते हैं, संधि के माध्यम से, सामासिक शब्दों के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक। तीसरा हम वर्गीकरण करते हैं अर्थ के आधार पे। तो उसमें भी एक शब्द आता है जो अर्थ के आधार पे वर्गीकरण होता है। फिर विकार यानी परिवर्तन के आधार पे, उसके प्रयोग के आधार पे यानी व्याकरणीय जो नियम है उस नियमों के आधार पे भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह हम जब शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो उसके हमारे पास निम्नलिखित आधार है। अब पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर यानी स्रोत के आधार पर। किसी भी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा को जब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उस भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके सोर्स को हम पता लगाते हैं कि वो शब्द लिए कहाँ से गए हैं। तो जब हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि स्रोत, जैसे तत्सम शब्द, एक हिंदी भाषा में तत्सम शब्द होता है जो तत्सम का अर्थ है तत्सम यानी उसके समान। मतलब किसके समान? हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन है? संस्कृत है। यानी हम कहीं न कहीं हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा को मानते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो उसी के समान हूबहू हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे वो क्या कहलाने लगे? वो तत्सम शब्द कहलाने लगे। फिर दूसरे तरह के शब्द पाए जाते हैं तद्भव। तद यानी उससे, भव यानी बना, यानी उससे बना हुआ जो शब्द है वो कहलाता है तद्भव। यानी यहाँ इशारा कर रहा है उससे, मतलब जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं उनसे टूट फूट कर क्या हुआ, विकृत रूप में नए शब्दों का जो उच्चारण शुरू हुआ उसको हम कहने लगे तद्भव। उसके बाद देशज। देशज क्या है? तो जो स्थानीय परिवेश है, बोलचाल की भाषाओं के अन्य जो गांव के, शहरों के या क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों से जो चर्चित शब्दों को हिंदी भाषा में स्थान दे दिया गया उन शब्दों को देशज शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। विदेशी शब्द मतलब कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त जो भी अन्य भाषाओं के शब्द हैं वो उसके लिए विदेशी हैं। और दूसरा विदेशी का तात्पर्य है कि जो दूसरे देशों के लिए गए भाषाओं के शब्द हैं। यहाँ दो तरह से विदेशी शब्द का अर्थ होगा, ठीक ना। अब उसमें भी विदेशी मतलब जो अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच का है, जापान का है, पुर्तगाल का है, डच का है, ठीक ना, ये अरबी है, फारसी है, उर्दू है। मतलब कि इन सब भाषाओं के जो शब्द हूबहू हिंदी ने स्वीकार कर लिया है उसको हिंदी के वर्गीकरण में एक अलग श्रेणी में रखा जाता है और उसी को हम कहते हैं विदेशी शब्द या विदेशी शब्द।
संकर शब्द ये नया प्रचलन बढ़ा है। संकर शब्द कहने का तात्पर्य है कि जब किन्हीं दो भाषाओं के मेल से एक स्वतंत्र शब्द बनता है और दोनों का स्रोत जो है अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो उसको संकर शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप सुने होंगे डबल रोटी, डबल यहाँ अंग्रेजी शब्द है और रोटी यहाँ हिंदी शब्द है। दो भाषाओं के शब्द को मिला के क्या किया गया, एक शब्द बना गया। पोस्ट ऑफिस, डाक खाना, सुने हो, डाक और खाना दो शब्द है। बस अड्डा, रेलगाड़ी, गाड़ी दूसरी भाषा का शब्द है और रेल दूसरी भाषा का शब्द। तो इस तरह इन सभी शब्दों को हम संकर की श्रेणी में रखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे तो एक रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, योग रूढ़ होता है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द की श्रेणी में कौन से शब्द आते हैं? तो वे शब्द जो पहले से ही प्रचलित हैं हिंदी भाषा में और जिन शब्दों के खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे सभी शब्द रूढ़ की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे हाथ, हाथ शब्द बना है, उसमें ह और थ दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द तो नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक, योग होके एक, यानी योग से बना हुआ है। और जब हम शब्दों को तोड़ते हैं, दो शब्द निकलते हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, यौगिक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। अब विद्या का अर्थ ज्ञान और अर्थी का अर्थ को ले जाने वाला वो क्या कहते हैं, सामग्री। ठीक, तो ये यौगिक की श्रेणी में है। योग रूढ़ शब्द बने तो यौगिक की तरह है, योग करके, लेकिन प्रयुक्त किसी एक अर्थ में होने लगे, इसलिए ये योग रूढ़ कहलाने लगे। अब योग रूढ़ क्यों कहलाने लगे? क्योंकि इनमें जो नियम है वो यौगिक का है, लेकिन जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो रूढ़ की तरह हो रहे हैं। जैसे दशानन, 10 हैं